अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, आप बैल मुझे मार, या अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना। इस मुहावरे को अमली जामा किसी और ने नहीं बल्कि अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 अप्रैल को पहनाया, जिसे उन्होंने अमरीका की आज़ादी का दिन करार दिया, जब उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड यानी कि 100 ममालिक के ऊपर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की, और 60 ममालिक ऐसे जिनके साथ अमरीका का तिजारती खसारा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन पर इजाफी टैरिफ आयद किया। और उनके इस फैसले के नतीजे में दुनिया भर में एक भूचाल आ गया। एशिया से लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका, तमाम जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गई, और फिर जो अमरीकी सदर ट्रंप को एक यू टर्न लेना पड़ा। सिवाय चाइना के बाकी तमाम ममालिक के ऊपर जो उन्होंने इजाफी इंपोर्ट ड्यूटी आयद की थी, उसको 90 दिन के लिए उन्होंने मौखर कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकी। जो असल लड़ाई है इस वक्त शहबाज, वो हो रही है अमरीका और चीन के दरमियान। और आज जो डेवलपमेंट हुई है कि जो पहले 84% इम्पोर्ट ड्यूटी आयद की थी अमेरिकन गुड्स के ऊपर, उसको बढ़ाकर उन्होंने अब 125% कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने दूसरी तरफ 145% ड्यूटी आयद की है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट उसमें नुक्ता है, जो उनकी वजारत तिजारत की तरफ से स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि ये मज़ा खेज़ बात है, ये सिर्फ नंबर्स की गेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और हम अब इस नंबर गेम में मज़ीद नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब है कि वो मज़ीद इस तरह की ड्यूटी तो इम्पोज नहीं करेंगे अमरीकी गुड्स के ऊपर। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि चीन वो तमाम टूल इस्तेमाल करेगा जिससे अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब सबसे अहम सवाल इसमें यही है कि हु विल ब्लिंक द आई फर्स्ट, कि कौन पहले अपनी जो पलक झपकता है। जो चाइना है उसने तो बड़ा क्लियर स्टांस लिया है कि आप जो मर्जी कर लें, हम आपसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। देखिए कामरान, ये एक ऐसा वाकया है जो इंटरनेशनल जो हिस्ट्री लिखी जब जाएगी तो उसमें इसको हमेशा एक अमेरिका के इरेशनल एक्ट, एक ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ जिसके ऊपर अमेरिका ने खुद कदम रखा और खुद इसके ऊपर चल के आगे बढ़ा, इन अल्फाज के अंदर इसको याद किया जाएगा। और जिस तरीके से ग्लोबल इसके ऊपर रिएक्शन आया, वो इस चीज़ को कंफर्म करता है कि अमेरिका जो है अब एक ग्लोबल पावर नहीं है। अमेरिका इज नो मोर अ सुपर पावर, और यही वजह थी कि अमेरिका जिस तरीके से रिसीड कर रहा था, लेकिन जो कुछ ऐसे इन्होंने एक्शंस लिए जिससे खुद को तो डैमेज इन्होंने किया, ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल ट्रेड को जो डैमेज किया, जो फ्री मार्केट की बात हो रही थी, जो WTO का था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, उन चीज़ों को जिस तरीके से उसके पुरखे उड़ा दिए गए इनकी तरफ से, तो ये कोई छोटी चीज़ें नहीं। तो इसका जो रिएक्शन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, किसी भी जगह से कोई पॉजिटिविटी नहीं आई। और एट द एंड ऑफ द डे आपने कहा कौन पहले ब्लिंक करेगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्लिंक कर चुके हैं, और उनके ब्लिंक करने का ही नतीजा है कि ये 90 दिन का जो पॉज आया। जब पहले इन्होंने ये इकदाम अनाउंस किए, ऑल दो एंटिसिपेटेड था, लेकिन जो ग्लोबल रिएक्शन था वो शायद इन्होंने प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। एशिया की स्टॉक मार्केट्स, यूरोप की स्टॉक मार्केट्स, यूके की स्टॉक मार्केट, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, इवन के पाकिस्तान में भी जो मुल्क उस तरीके से लिंक नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, 5000 पॉइंट से ज़्यादा हमारा जो इंडेक्स है वो गिर चुका है। अभी भी कोई 1,14,000 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी कोई 1335 पॉइंट्स की उसके अंदर जो है वो कमी हुई है। इसमें अगर फाइनेंशियल टाइम्स जो एक प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उसके जो वर्ड्स हैं, अगर मैं इसको सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आर्टिकल छप रहे हैं दुनिया भर में इस इशू के ऊपर। उनका ये एक ज़बरदस्त जुमला मुझे लगा। उन्होंने लिखा कि investors began to fret openly about the US having compromised its haven status amid concerns that two of the most reliable buyers of US debt, Japan and China, might sell treasuries or help or tap the brakes on future purchases. पहले जब कभी क्राइसिस आता था डेट मार्केट के ऊपर, इक्विटीज मार्केट के ऊपर, तो जो यूएस डेट होता था एक सेफ बेट उसको समझी जाती थी। इस दफ़ा उसके अंदर भी फॉल आया। इनका जो 10 साल जो बॉन्ड है उसका जो ट्रेजरी रेट है वो 4% से भी नीचे गिर गया, और ये वो मौका था जहाँ पे गालिबन फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसको रीअसेस किया और उन्होंने कहा जी कि मैं 90 दिन का पॉज कर रहा हूँ। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी दोनों जो चीन और अमेरिका, उसके हवाले से उन्होंने स्टैंड ऑफ लिया हुआ है, क्योंकि बाकी मुल्कों के ऊपर तो उन्होंने 90 दिन के लिए भले उसको होल्ड कर दिया जो इजाफी ड्यूटी आयद की थी, लेकिन चीन के हवाले से जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो भी उन्होंने इकदामात लिए हैं तो जो प्रेसिडेंट शी हैं वो उनको पहले रीच आउट करें। लेकिन दूसरी तरफ चीन कह रहा है भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं ना कि लेस इज मोर। अब 2 अप्रैल को अमरीकी सदर ट्रंप ने
ये जो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन किया, उसके बाद तवातुर से दिन में 4-5 मरतबा वो बातचीत करते हैं। ऑन दी अदर हैंड चीन का एक स्टाइल आपको पता है बड़ा डिफरेंट है। इस सारे अरसे के दौरान आज पहली मरतबा जो चीन के सदर हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उनका स्टेटमेंट सामने आया है और उसमें बड़ी उन्होंने नबी तुरी बात की। उन्होंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि हम किसी से डरते नहीं हैं। दूसरा, जो चीन की तरक्की है वो दूसरों के टुकड़ों पर हमने हासिल नहीं की, हम सेल्फ रिलायंट है और अपने अवाम को उन्होंने अश्योर किया कि इर्रिस्पेक्टिव कि बैरूनी दुनिया क्या करती है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो तरक्की का मार्च है वो अपनी जगह पे जारी रहेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, आपने खुद कहा कि अमेरिका इज़ नाउ अ रिसीडिंग पावर, जो दुनिया का दूसरा बड़ा ब्लॉक कह सकते हैं वो यूरोपियन यूनियन है। तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को वो करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन और चीन मिल करके एक ऐसा जस्ट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ग्लोबल ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि इसके नेगेटिव जो फॉल आउट हैं उनको उससे बचा जा सके। और बड़ा कैलकुलेटेड जो मूव है वो चीन की तरफ से सामने आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब चीन के सदर कहते हैं कि हम तो किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन ये बात हम बहुत से जो दूसरे ममालिक हैं और पाकिस्तान के बारे में ये नहीं कह सकते। हमारा जो पॉलिसी रिएक्शन जिस तरीके से आया है उस पर बात करते हैं। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन की आपने बात की, ईयू ने भी इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। उन्होंने इनिशियली 10 से 25% एडिशनल ड्यूटीज इंपोज की हैं। इसके साथ ही यूरोपियन कमीशन ने उन्होंने ये ओपनली वार्निंग दी है कि अगर इक्वल बेस के ऊपर जो इनके साथ कोई डील नहीं होती तो यूएस की जो डिजिटल सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूरोपीय यूनियन उसको वो टैक्स करेंगे। और ये इसका मतलब गूगल के ऊपर टैक्स लगेगा, फेसबुक के ऊपर टैक्स लगेगा, तो ये बात बहुत आगे चली जाएगी। तो लग तो ऐसे रहा है कि शायद वक्ती तौर पर जो इसमें एक रिट्रीट किया है उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और किस हद तक ये लोग तो कह रहे हैं कि डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। देखिए जी, 2-3 चीजें तो बड़ी क्लियर होगी ना कि ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, ऑयल प्राइसेस कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन के ऊपर है। अब थोड़ा बहुत वो $64 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड है, जो बेंचमार्क प्राइस होती है, वो $64 के आसपास चल रही है। जो टेक्सास क्रूड है उसकी प्राइस $60 के आसपास है। और जिस तरीके से अगर रिसेशन होती है तो उसके जो इम्प्लीकेशंस तमाम ममालिक के लिए होंगे, उसमें फिर इवन के चाइना भी नहीं बचेगा। चाइना का जो ग्रोथ मॉडल है ना वो एक्सपोर्ट लेड था। चाइना ने जो अपने रिजर्व्स बिल्ड किए, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को जो चलाया, उन्होंने माल को अपने को एक्सपोर्ट करके, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट्स उनकी कम है। अमेरिका का दूसरा केस है। अमेरिका की टोटल उनकी जो इंपोर्ट्स हैं उनको 4 ट्रिलियन के आसपास है, उनकी 4.2 ट्रिलियन की इंपोर्ट्स हैं और उनकी जो एक्सपोर्ट है अमेरिका की वो अराउंड 3 ट्रिलियन, तो 1.2 ट्रिलियन का उनका एक डेफिसिट है। अब जो बात आप कर रहे थे पाकिस्तान से पहले जो आपने बात की ना कि चीन ने एक जो काम किया है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उनकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थी, लेकिन 2018 में ही उनको ये सिग्नल मिल गया था कि उनको पता था कि जैसे ही चीन की राइज होगी और अमेरिका उनको रोकने की कोशिश करेगा, तो अगर आप ओवरऑल देखें, कहा यह जाता है कि 2018 के मुकाबले में चीन अब बहुत ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड है। अगर आप ओवरऑल देखें कि वो कहते हैं कि 15% उनकी जो टोटल जो इकोनॉमी है उसमें एक्सपोर्ट का बरामदात का हिस्सा है, और उसमें से भी जो लेस देन 20% है, लेस देन 15% कहते हैं कि अब अमेरिका का एक्सपोर्ट्स के अंदर शेयर है। तो ऑलरेडी वो काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है कि इन केस ऑफ एनी ट्रेड वॉर विद यूएस ताकि उसको काउंटर कर सकें। अब बात देखिए उसमें एक चीज और जो अमेरिका से रिलेटेड है ना इनकी और चाइना की, चाइना का एक इम्पैक्ट तो आ रहा है ओवरऑल। जो कंसर्न बनेगा ना, अगर देखिए 145% के ऊपर तो चीज वहां पे इनके लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा ना। वो जो बायर है उसकी वो कैपेसिटी नहीं होगी कि अगर $100 की चीज है तो $245 के ऊपर वो जाके खरीद रहा है। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। उसका जो नुकसान होगा वो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि चीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एशिया का जो इंजन है प्रोडक्शन का फैक्ट्री का, वो चाइना है। तो वो फिर उन्होंने दूसरी मार्केट्स की तरफ रुख करना, इसमें पाकिस्तान भी आता है। तो हमारा चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान की कितनी कैपेसिटी उसको चाइनीज गुड्स को एडिशनल को इंपोर्ट करने की कि नहीं है, वो एक सेपरेट चीज। हमारी कैपेसिटी खैर इतनी ही नहीं है। कामरान, जब ये सारा इशू है तो उसने प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा प्रॉम्प्टली इसके ऊपर उन्होंने 2 कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की। एक उन्होंने स्टीयरिंग कमेटी बनाई जिसकी सरबराही उन्होंने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब को दी। एक उन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाया जो टेक्निकल लेवल का था, उसमें जवाद पॉल जो सेक्रेटरी कॉमर्स है उनको हेड बनाया। और दोनों कमेटीज के अंदर जो पाकिस्तान के लीडिंग एक्सपोर्टर्स थे यूएस के और बाकी जो ट्रेड एक्सपर्ट्स थे उनको शामिल किया। कमेटियों ने, इन दोनों कमेटियों ने अपनी जो मीटिंग्स थी की और कॉन्स्टेंटली, और ये एक फिर इन्होंने एक जो रिकमेंडेशन थी, सेट ऑफ रिकमेंडेशन, ये प्राइम मिनिस्टर के पास 2 दिन पहले लेके गए जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी है। बेसिकली पाकिस्तान इस वक्त ये चाह रहा है कि तकरीबन 55 के करीब
जो अशिया है उनके ऊपर अमेरिका को ये ड्यूटी रिडक्शन ऑफर करेगा। वो सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं होगी, चूंकि हम WTO के मेंबर हैं, वो बाकी ममालिक के लिए भी एप्लीकेबल होगी। इसमें जो बॉटम लाइन है वो ये है कि ये जो रेट्स होंगे, जो रिड्यूस रेट्स होंगे, ये बाय एंड लार्ज वही होंगे जो इस वक्त चाइना को अवेलेबल है, जो फ्री, लेकिन चाइना और पाकिस्तान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो रेसिप्रोकल है। ये जो इनको ऑफर करने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफर नहीं करने जा रहे। जो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज 29% लगाई है पाकिस्तान के ऊपर, जिसके ऊपर भी पॉज है, उसके अगेंस्ट ये जा रहे हैं। एक चीज किस हद तक इसमें वो कैप्चर कर सकता है पाकिस्तानी मार्केट, यानी ये तो बात की बात है। दूसरा इसके अंदर ये है कि इनको मार्केट एक्सेस बढ़ाने की बात करेगा पाकिस्तान, जो इनकी अभी तक इनकी पॉलिसी, इनकी प्रिस्क्रिप्शन है। अब अमेरिका से पाकिस्तान 3-4 बड़ी चीजें इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे इनका कॉटन आती है, सोयाबीन है, और 1-2 और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही है। अमेरिकन इंपोर्ट टू पाकिस्तान इज अराउंड $2.4 बिलियन, डिपेंड करता है साल के ऊपर। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स टू US है वो $5.5 बिलियन के दरमियान वेरी करती है। हमारा $3 अरब का ट्रेड सरप्लस है। तो इंटरनल डिस्कशन ये थी कि ये जो $3 अरब है, इसको हम कुछ कम कर लेते हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान कॉटन इंपोर्ट करने चले, थोड़ी महंगी से ही अमेरिका से ले लो। फिर इसी तरीके से कुछ और प्रपोजल्स थे। बट जो डिस्कशन के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग्स हुई, जो जराए बता रहे हैं, उसमें ये पॉइंट आया कि चूंकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान को एक्सपेंसिव पड़ेंगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अच्छी खासी पड़ जाती है। अगर वो किसी और कंट्री से पाकिस्तान चीज इंपोर्ट करता है, तो हम पाकिस्तान जो है अपनी इंडस्ट्री को वो अनकम्पैरेटिव नहीं कर सकता, और इसलिए ये कोई इतना कोई आसान नहीं होगा। तो फिर हो सकता है जो निगोशिएशंस हो, फिर वो जाए नॉन टैरिफ बैरियर जो होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंटरनेट को स्लो किया हुआ है, पाकिस्तान ने एक्स जो ट्विटर है, एलॉन मस्क की जो कंपनी, उसको पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, वो थ्रू प्रॉक्सी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म की कुछ और चीजें बेसिकली ये ट्रंप ने एज अ वेपन के तौर पर टैरिफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बाकी चीजें हैं, जो नॉन ट्रेड और इस तरह की चीजें, वो भी निगोशिएट करना चाहते हैं। तो वो पैकेज ही निगोशिएट का टूल है। और ये पहले वो कह चुके हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव डील जिस भी कंट्री से करना। पाकिस्तान उस तरीके से फ्रैंकली हमारी वो पोजीशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। इवन के हम अगर देखें ना कि हमारा जो $3 बिलियन का डेफिसिट, हमारा सरप्लस उनका डेफिसिट है, तो 33rd बनता है नंबर। जो 60 ममालिक के साथ डेफिसिट है अमेरिका का, उसमें हमारी 33वीं पोजीशन। लेकिन उसमें एक चीज जो पाकिस्तान के लिए पोटेंशियली नेगेटिव फॉल आउट तो है ही है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है। चलें, अभी इजाफी जो टैरिफ है वो तो 90 दिन के लिए किया गया है। सिवाय भारत के अलावा बाकी जितने रीजन के कंट्रीज थे, लेट से बांग्लादेश, वियतनाम, जो कंबोडिया वगैरह, जिसके साथ डायरेक्ट पाकिस्तान का कंपटीशन था टेक्सटाइल के शोबे में, उन पर ज्यादा ड्यूटी उन्होंने आयद की थी। तो एक अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि ये भी है सिर्फ। लेकिन इसके ऊपर कामरान तबाद लैब की जो एक रिपोर्ट है, मुशर्रफ ज़ैदी का थिंक टैंक है, उसके बड़े उन्होंने कहा कि ये जो वो ममालिक जो होते हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को कैच कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ है, क्या हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, क्या हमारे जो ओवरऑल दूसरी कॉस्ट है वो इतनी कम है कि हम कम्पीट कर सकें। ये एक डिबेटेबल चीज़ है कि हम उसे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। नाज़िर, तबाद लैब की ही रिपोर्ट है कि अगर ये टैरिफ्स इन प्लेस हो जाते हैं 29% इनिशियल ड्यूटीज पाकिस्तान के ऊपर, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो तकरीबन इस वक्त $5-5.5 अरब के दरमियान वेरी करती हैं, उसको कितना नुकसान होगा। जो तबादला लैब की जो असेसमेंट है उसके मुताबिक कोई $564 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अगले माली साल में 2025-26 में। ये छोटी रकम नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो इतनी बड़ी भी नहीं है। बट उन्हें जो दूसरी चीज है, उनका जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, जिसकी अनलाइकलीहुड है होने की, ये जो लॉस है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का, ये $2.2 बिलियन तक भी बढ़ सकता है। कि हो सकता है या नहीं हो सकता, और पाकिस्तान क्या इस सारी सूरत हाल से फायदा उठा सकता है, या ट्रेडिशनली हमारा जो एक रवैया रहा है और हमारी जो अप्रोच रही है कि हम करने की कोशिश तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमें 2 एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया में जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि भूचाल आया हुआ है, और अमेरिकी सदर ट्रंप का जो फैसला था कि दुनिया के बेशतर ममालिक के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आयद करनी है, उसके बाद बाकायदा अब आप कह सकते हैं कि एक ट्रेड वॉर हो रही है। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है 2 मेहमानों ने। राना एहसान कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन ट्रेड। इनसे पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है उसके बारे में बात करेंगे। आगाज में करना चाहूँगा आदिल नजम साहब से, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। आदिल साहब, मैं अक्सर आप बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं बड़ा उनको लाइटर वे में समझाने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा लाइटर वे में इसका आगाज करें। ये जो सारी ट्रेड वॉर और ट्रंप के फैसले हैं, उस पर एक बड़ी जबरदस्त मीम चल रही थी, और मीम ये थी कि एक आपको पता है कि रिपब्लिकन या जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं
वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उस तरह की वो शर्ट्स पहनते हैं, तो वो एक शर्ट थी, मीम ऐसी थी, उस पर मेक अमेरिका ग्रेट लिखा हुआ था, लेकिन वो साथ ही छोटा सा लिखा हुआ था मेड इन चाइना। तो उस पर लिखा ये हुआ था कि अब फर्क क्या पड़ेगा कि पहले ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो मेड इन चाइना की शर्ट थी $50 में बिकती थी, अब $70 में बिकेगी, ये एक फर्क पड़ा है। तो क्या कहेंगे आप? वैसे आपने कौन सी इस वक्त जो कपड़े पहन रखे हैं, आई एम श्योर कि मेड इन चाइना ही होंगे। यार अगर मेड इन चाइना कपड़े ना होना तो हम सारे बेचारे नंगे हो जाएंगे पूरी दुनिया में। लेकिन अब सिर्फ वो चाइना की बात नहीं है, वियतनाम की बात है, और मेरे ख्याल में मैं दिस इज ट्रू, लेकिन मैं इसलिए जरा हिचकिचा रहा हूँ कि हमारा जो इमेज है ना कि चाइना लो कॉस्ट चीजें सिर्फ बनाता है, दैट इज नॉट द चाइना दैट एग्जिस्ट टुडे। जो फर्क है वो ये हुआ है कि इस वक्त चाइना जो है डज नॉट एक्चुअली नीड एनीथिंग फ्रॉम, सो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां कहाँ बन रही हैं? चीन में बन रही हैं। बेहतरीन रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ हो रही है? चीन में हो रही है। बेहतरीन बायोटेक कहाँ हो रही है? चीन में हो रही है। खाली चीन में नहीं हो रही, शायद अमेरिका में भी हो रही है, चाहे यूरोप में भी हो, शायद यूरोप में भी हो रही है। लेकिन वो जो एक इमेज था ना, जैसे एक जमाने में जापान का भी था, एक किताब आई थी मेड एज जापान। मैं 1950-60s की बात करता हूं कि जब जैपनीज प्रोडक्ट का मतलब ये होता था कि यार ये माठी क्वालिटी की होगी, 2 नंबर की होगी, चोरी की होगी और ये वो। सो एज इकोनॉमीज लीप फ्रॉग, तो हम कई बार भूल जाते हैं कि आज चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट सिर्फ ये नहीं है कि वो शर्ट्स और कैप्स बना रहा है। हालांकि आपकी मीम बिल्कुल दुरुस्त है, वो मीम है ही नहीं, वो मैटर ऑफ फैक्ट है, क्योंकि वो जो मेड इन ग्रेट की टोपियां होती हैं उसके अंदर अगर आप देखें लाल टोपी के पीछे मेड इन चाइना ही लिखा होता है। इनफैक्ट वन ऑफ द इम्पैक्ट्स दैट्स ऑलरेडी हैपेंड इज कि यहाँ जो ट्रंप के झंडे हैं, सपोर्ट ट्रंप के, उनकी कीमत पूरे अमेरिका में बढ़ गई है। और कुछ रिपब्लिकन ये कह रहे हैं कि देखो यार वो इतना मशहूर हो गया है, कीमत बढ़ गई है, वो इसलिए बढ़ गई कि वो सारे वहां से आ रहे हैं। सो दिस इज रियल। और ये जो ट्रेड वॉर है ये भी रियल है। सरप्राइज कोई नहीं है। अगर आप देखें तो हम पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में मेरी कई सालों से बात हुई है, आपके कई सालों से जिक्र हुआ कि यार कोई तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, और अब वो तूफान आ गया। सरप्राइज ये है कि जो हम सोच रहे थे कि शायद जहां से आए वहां से नहीं आया। ख्याल ये था कि चाइना एट वन पॉइंट विल बिकम सो बिग एंड वो जो है तड़ी लगाएगा, लेकिन ये तड़ी जो है वो डिक्लाइनिंग पावर जो है अमेरिका, उसने अपनी डिक्लाइन को एक तरह से आप समझ लें उसके रिएक्शन में उसको हॉल्ट करने के लिए। मैं एक आखिरी बात इस पे कहता हूँ, देन यू कैन टेक इट वेयर। ये जो मेड अमेरिका ग्रेट अगेन है, इसको गौर से सोचने की बात है। जब कोई कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका क्या मतलब है? सिर्फ अंग्रेजी देखें, इसका मतलब ये है कि वो ये समझता है कि अमेरिका ग्रेट नहीं है। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, राइट? वो ये समझता है कि आदिल साहब, राना एहसान को भी शामिल करते हैं डिस्कशन में। राना साहब, तूफान आ चुका है जिसका भी आदिल नजम साहब जिक्र कर रहे थे और पूरी दुनिया ने उसको महसूस किया। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या शेल्टर है इस तूफान से बचने के लिए? हमारी क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड है वो तकरीबन लगभग $8 बिलियन के करीब है, जिसमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है $5.5 अरब की, और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स की वो 2 से ढाई अरब की है। तो वी हैव अ सरप्लस ऑफ $3 बिलियन। तो देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो नेगोशिएशन करेंगे यूएस अथॉरिटीज़ के साथ, और हमने एक कॉन्टैक्ट भी जो है वो USTR के साथ इस्टेब्लिश कर ली है इस हवाले से, और एक नशिस्त जो है वो हमारे एम्बेसडर जो हैं US के अंदर उनकी USTR के साथ हो चुकी है, और हमने ये इंडिकेट भी किया है कि हम एक डेलीगेशन जो है उनके पास भेजेंगे। देखिए, क्योंकि ये टैरिफ्स जो हैं वो दुनिया भर पे लगे और जो फोकस है अमेरिका का वो चाइना के ऊपर है, तो इसके ऊपर कंपैरेटिव वो एनालिसिस होगा कि पाकिस्तान जो है इस टैरिफ के अंदर कहाँ खड़ा है। तो देखें, जो अगर चाइना से हम कंपेयर कर लें तो 125% टैरिफ चाइनीज गुड पे अभी लगे हुए हैं, और एक मैसिव एक्सपोर्ट है चाइना की टेक्सटाइल के हवाले से, क्योंकि हमारी जो है वो मेजर एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल की है यूएस को। तो यहाँ तो जो है जब टेक्सटाइल वालों से बात होती है तो वो तो समझते हैं कि वो चाइनीज ऑर्डर्स जो हैं
जो पहले चाइना टेक्सटाइल के हवाले से कवर कर रहा था यूएस की, तो उसमें से बहुत सारा जो है वो शिफ्ट होगा पाकिस्तान को। और इस तरह की क्वेरीज भी आना शुरू हो गई हैं। जो यूएस के बायर्स हैं उन्होंने हमारे टेक्सटाइल, इन्होंने आज ये एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे साथ वो राब्ते में है, वॉलमार्ट राब्ते में है कुछ सप्लायर, कुछ टेक्सटाइल वालों के साथ के आपके क्या क्या चीज हमें जो है वो दे सकते हैं। तो अगर इसको इस लिहाज से देखें तो बहुत सारी और भी ऐसे आइटम्स हैं जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उस पर क्वेरीज हैं कि पाकिस्तान उन चीजों को एक्सपोर्ट कर सकता है यूएस को या नहीं कर सकता। तो मैं इस लिहाज से देखें तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ रजीम लगी थी, अब तो पॉज है 90 डेज। करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, वो तो अभी वक्त बताएगा, इस पे बात भी आगे जाके करेंगे। लेकिन ये जो हमारा एक नोशन है ना कि चूंकि अमेरिका ने चाइना को शट कर दिया है तो उसका सारा जो बेनिफिट है वो हमें मिल जाएगा। अगर आपको याद हो जब सीपेक अपनी पीक के ऊपर था, अब तो कोई सीपेक की बात भी नहीं करता, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जो सनसेट इंडस्ट्रीज हैं चाइना की वो पाकिस्तान आएंगी। हम वो इंतजार करते रहे, वो वियतनाम, बांग्लादेश और टू एन एक्सटेंट इंडिया चले गए। तो आप समझते हैं कि हमारी जो हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हाइटेंड इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, तो वो चाइना इधर क्यों आएगा? वो जो टैरिफ का पॉज है वो तो वियतनाम और बांग्लादेश के लिए भी हुआ है। आपने मेरे से पूछा है जी? जी आदिल जी आपसे राना साहब। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। एक तो जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल का सेटअप है वो तो जो है उसको तो ऑर्डर्स जो है वो मिलेंगे। हम जो हमें लग रहा है कि उनको फौरी तौर पे उनके पास एक ऑर्डर्स का भरमार आएगा। लेकिन जो रीएलोकेशन की बात है, रीलोकेटिंग की बात है कि चाइनीज इंडस्ट्री जो है या और उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शिफ्ट होगी, तो देखिए उसके ऊपर ऑलरेडी पोर्ट कासिम के हवाले से प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म के तहत हुकूमत काम कर रही है कि हम एक प्लग एंड पे मैकेनिज्म दें जिसमें उनको जो जमीन है वो लीज के ऊपर मिल जाए, क्योंकि जमीन एक मेजर कॉस्ट है। तो हुकूमत ने ऐसा पैकेज बनाया है और वो जल्द जो है चाइनीज के साथ ऑलरेडी हम राब्ते में हैं कि अगर वो रिलोकेट करना चाहते हैं जेवी मॉडल में या खुद, तो वो उनके लिए ऐसी एक एरिया हो जहां वो फौरी तौर पे अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर लें। तो चैलेंज आपने ठीक फरमाया, बिजली का कॉस्ट का चैलेंज है, उसमें हमने ₹7.5 ऑलरेडी हम कमी कर चुके हैं और इस चीज का इंडिया प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं कि हम मजीद कमी करेंगे। और देखें एक्सपोर्ट के ऊपर तो वैसे भी जो है वो सेल टैक्स नहीं होता और जीरो सेल टैक्स होता है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए जो टैक्स रजीम है वो को वायबल टैक्स रजीम है। तो बाकी SIFC मौजूद है जो सिंगल विंडो ऑपरेशंस के तहत जो रिलोकेशन होगी इंडस्ट्री को उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट कर रही है उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ परफॉर्म करे और इंशाल्लाह। राना साहब यहाँ पर ब्रेक पे जाना है। जो अपॉर्चुनिटीज की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि हर क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं और यही सवाल जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आदिल नजम साहब के सामने रखेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान इस क्राइसिस की सिचुएशन में कोई फायदा उठा सकता है या ये एक ओवर ऑप्टिमिज्म है हमारी तरफ से। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम ट्रेड वॉर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आदिल नजम साहब, ब्रेक से पहले राना एहसान साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि जो टैरिफ्स लगे हैं खास करके चीन के ऊपर, तो वो जो एक ओपनिंग मिली है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, मसलन जो ऑयल प्राइसेस की नीचे कीमतें जा रही हैं, तो उसका फायदा भी पाकिस्तान जैसे मुल्क होगा क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा होता है। डू यू थिंक ये एक रियलिस्टिक व्यू है या ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक हैं? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि दो जो हाथियों की लड़ाई में आम तौर पर बेचारा जो घास होते हैं, इस तरह के जो ममालिक हैं और पाकिस्तान की लोकेशन भी ऐसी है, वो उसमें मारे जाते हैं। बिल्कुल कामरान यार, आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मेरे ख्याल में शहबाज जो कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है। आई होप ऐसा हो। आई होप जो राना साहब बातें कर रहे हैं वो तो हम सबकी ख्वाहिश है, हम सबकी दुआ है। लेकिन ये जो है ना कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, यकीनन होती है, लेकिन तारीख ये बताती है और तकरीबन 100% ये बताती है कि क्राइसिस की अपॉर्चुनिटी का फायदा सिर्फ वो शख्स उठा सकता है या वो मुल्क उठा सकता है जिसने क्राइसिस से पहले भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, जिसका रिकॉर्ड ही हो कि अच्छे हालों में नहीं काम ठीक कर सके
आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्राइसिस में जो है वो फायदा उठा ले? सो अगर मैं एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं क्यों आऊंगा एक मुल्क में जहां बिजली शिजली तो चलो हो जाता है, लेकिन लोग उठाए जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, आपको गवर्नेंस का आपको कोई यकीन नहीं है, आपकी पॉलिटिकल जो जो तू मैं है वो दुनिया को समझ नहीं आती. सो आई थिंक हमारे प्रॉब्लम्स पहले भी स्ट्रक्चरल थे, अभी भी स्ट्रक्चरल हैं. आई होप ऑल द थिंग्स वर्क. लेकिन एक मैं और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये जो ट्रंप कह रहा है ये हो गया. ये तो अभी तो बड़कियां हो रही है ना यार. वो सब अभी मैं जिस वक्त आपको बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली 1 मिनट बाद अमेरिकन स्टॉक मार्केट खुलेगी, पता नहीं क्या होगा. रात को जब मैं सोया था तो चाइना के जो टैरिफ थे अमेरिका पे वो 84% पे थे. सुबह जब मैं उठा हूं अमेरिका के टाइम पे तो वो 125 हो चुके हैं. मेरे ख्याल में ये टैरिफ ऐसे कैसे ही लगेंगे. देखिए पाकिस्तान की जो है वो रेवड़ियां इन टर्म्स ऑफ मनी, ना किसी को फिक्र है पाकिस्तान की टैरिफ की पाकिस्तान के अलावा, ना वो अकाउंट करती है राउंडिंग एरर में भी ग्लोबल ट्रेड के. सो वी शुड सर्टनली थिंक, मेरे ख्याल में राणा साहब का एटीट्यूड बिल्कुल सही है कि इसमें क्या हम जो पहले चीजें नहीं कर सकते थे कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके थे, क्या हमें ये जगा देगा कि हम वो कर लें. विच मीन्स हम अपनी मार्केट थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करें, हम कोशिश करें हम अपने प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई करें ताकि किसी एक इंडस्ट्री या 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके हम ताबे ना हो जाएं कि जनाब इनकी अगर दुकान बंद होगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा. जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के या डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स के, जिनको हमने तोड़ा हुआ है, जो हमने फिक्सडम्स बनाए हुए हैं, जो हमने रेंटियर इकोनॉमी है हमारी अनफॉर्चुनेटली बन गई है, उसको तोड़ने का वक्त है. आई डू थिंक कि जो राणा साहब वाली बात जो विच आई 100% एग्री विद दिस कि दिस इज द टाइम टू लुक कि बाकी दुनिया में क्या होगा. इस वक्त देखें जापान, चीन और चाइना आपस में बात कर रहे हैं. आदिल नजम साहब, इस वक्त आपने फरमाया भी बढ़के ही मारी जा रही हैं. एक चीज अगर आप क्लैरिफाई कर सकें, ये जो 90 दिन का पॉज आया है ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है या टैक्टिकल है? यार मेरे ख्याल में ट्रंप की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती. उनका सुबह का नाश्ता होता है और उसके बेसिस पे कुछ हो जाता है. अगर तो ये स्ट्रेटेजिक है, जो कई बार रिपब्लिकन कहते हैं कि जी हमने पहले से ये सोचा था, देन तो ये क्रिमिनल बन जाता है ना, देन तो मार्केट मैनिपुलेशन हो जाती है. आपका जितना ट्रेड है वो अगले 15 मिनट में यूएस स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट में हो जाएगा. कि अगर मुझे पता था मैं ये करने वाला हूं, मैंने मार्केट पहले नीचे आने दी और फिर एकदम वो 2000 पॉइंट जो है वो $500 ट्रिलियन जो है वो बढ़ गई. और अगर ये जो है ये सिर्फ नीजर्क है, आई डू नॉट नो कि क्या. आई थिंक आई टेल यू कि क्या है. आई थिंक ये हुआ है पार्टली कि जब बॉन्ड के नंबर आने शुरू हुए, देखना अगर तो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक होता तो उस दिन सुबह ही हो जाता. देखा ना, रात को उन्होंने कहा ट्रेड वो टैरिफ लगने वाले हैं, तो अगर उसी वक्त रोकना था तो लगने से 5 मिनट पहले रोकते. जब उन्होंने वो शाम दोपहर को किया, उसमें टी बिल्स जो हैं, जो उनके बॉन्ड होते हैं, उनका ऑक्शन हुआ और बजाय जो लॉजिक है इकोनॉमिक वो ये थी कि टी बिल्स जो है वो नीचे जाने चाहिए, उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है. उसके जब बजाय ये हुआ कि वो बढ़ गए, विच वाज पार्टली बिकॉज इट सीम्स कि चाइना स्टॉप्ड बाइंग या रिड्यूस्ड बाइंग. असली जो इसमें असली चीज जो है वो ट्रेड की सिर्फ नहीं है, वो डेट की है. देखें ना, वो टैरिफ जो लगा रहे हैं वो तो ट्रेड के नंबर पे भी नहीं लगा रहे, वो तो डेफिसिट के नंबर पे लगा रहे हैं. डेफिसिट लीड्स टू ये जो ये बात मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा. ये आपने बात की कि ये सिर्फ लड़ाई ट्रेड की हद तक नहीं है, और यही सवाल मैं राणा साहब के सामने भी रखना चाहूंगा, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी और ऑलरेडी हमने फैसला किया है ट्रंप इंतजामिया के साथ राब्ता करके कि इस मामले को हल किया जाए. तो राणा साहब, आपको पता है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो ट्रेड को एज अ टूल और वेपन यूज करना चाहते हैं टू निगोशिएट इवन नॉन ट्रेड जो इश्यूज हैं. और ये बात भी कही जा रही है कि जब हम निगोशिएट करने जाएंगे तो वो सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं होगी, बल्कि जो नॉन ट्रेड बैरियर्स हैं, जैसे कि एक्स के ऊपर हमने बैन लगा रखा है, बाकी जो मामलात हैं, तो हो सकता है कि ट्रंप जो है वो इस तरह के भी कुछ मुतालबात कर दें. तो क्या जो पाकिस्तान की साइड है ये प्रिपेयर्ड है कि अगर इस तरह की कोई डिमांड उनकी तरफ से आती है तो हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है? देखिए, हमने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की है जिसके अंदर वैसे भी पाकिस्तान के जो टैरिफ्स हैं यूएस प्रोडक्ट्स पे वो कम है, 7.3% है, वर्सेस जो यूएस के टैरिफ हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे वो 9.9% है ऑन एवरेज. तो सही फरमाया कि इट इज नॉट अबाउट टैरिफ्स, इट इज अबाउट डेफिसिट.
लेकिन उसके बावजूद हमने मल्टीपल एक्सरसाइज की है, हमने टैरिफ्स को भी रिव्यू किया है, उसके ऊपर भी प्रपोजल है। फिर यूएसटीआर ने एक 6 पेज रिपोर्ट दी थी जिसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स थे और दीगर मामलात थे जिस तरह आपने बात की, उसके ऊपर भी जो है एक प्रेपरेटरी वर्क हो चुका है और हमारा रिस्पांस जो है वो जो यूएस कंसर्न्स उन्होंने उठाई वो ऑलरेडी इट इज देयर। उसके अलावा जो है यूएस से इंपोर्ट बढ़ाने का या जो है इस सरप्लस को इंप्रूव करने का इन फेवर ऑफ यूएस। राणा साहब, मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, सिर्फ एक चीज जरा स्पेसिफिकली बता दीजिएगा कि, और ये चीज ऑलरेडी रिपोर्ट के अंदर मेंशन है, यूएसटीआर की जो रिपोर्ट का आप जिक्र फरमा रहे हैं, अगर अमेरिका की तरफ से ये डिमांड आती है कि एक्स के ऊपर जो आपने बैन लगाया हुआ है स्पेसिफिकली आप उसको खत्म करें, तो क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? देखिए, वो हमारा जवाब तैयार है, वो जवाब हम यूएसटीआर में जरूर दे देंगे, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे समझता हूं कि जब पीका लॉज जो हैं वो इम्प्रूव हो चुके हैं या अमेंड हो चुके हैं तो इसको जल्द खुल जाना चाहिए और हुकूमत इसी तरफ बढ़ रही है। बहरहाल हमारा जवाब तैयार है इस हवाले से, तो हम एक जवाब उधर दे देंगे। तो मैं इस चीज से भी एग्री करूंगा कि आप दोनों हज़रात हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि पाकिस्तान ने जो वे फॉरवर्ड चूज किया, क्या वो रास्ता दुरुस्त है या हमें भी अभी अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अमरीकी सदर ट्रंप का वो मुतनाज़ा फैसला जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त एक ट्रेड वॉर हो रही है, आपको देखने को मिल रही है। आदिल नजम साहब, अगर आप इस सारी सूरत हाल के अंदर देखें, एक तरफ अमरीका है, उनके सदर ट्रंप हैं, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अपने पांव पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, और ये जो खुद अमेरिका के अपने माहिरीन ये बात करते हैं। इवन CNN के अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ था, तो उसका जो क्लोजिंग लाइन थी वो ये थी कि अगर अमेरिका समझता है कि वो चीन को इकोनॉमिकली कंटेन कर लेगा, तो चीन का ये ख्याल है कि ये कभी भी मुमकिन नहीं है। और CNN ये एडमिट कर रहा है कि दे हैव अ पॉइंट, कि अब चीन की वो सूरत हाल है कि आप उसको इकोनॉमिकली कंटेन नहीं कर सकते। तो चीन का जो रिएक्शन है, जो सारा उन्होंने बिहेव किया है, मसलन इस सारे क्राइसिस के दौरान आज पहली मर्तबा हमने देखा है कि प्रेसिडेंट शी का एक बड़ा नबातुला बयान आया और उन्होंने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे और हम किसी के टुकड़ों पर पलने वाले नहीं हैं। हमारी जो पहले भी तरक्की थी, हम सेल्फ रिलायंट थे और बाहर जो कुछ हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू थिंक कि यहां पर चाइना ने और प्रेसिडेंट शी ने अपने आप को पेश किया है एज नेक्स्ट बिग पावर? I think that is exactly what has happened. मैं इसके बाद पिछले सवाल पे भी एक जुमला कहना चाहूंगा, लेकिन you are exactly right कि इस वक्त देखें ना, ट्रंप साहब ने जो पंगा लिया हुआ है वो अपने दोस्तों के साथ भी तो लिया हुआ है ना। कनाडा को, जी ग्रीन को, लैंड को ले लूंगा। पनामा पे आज फिर वो रिट्रीट कर गए हैं। पनामा पे अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है कि सॉवरेंटी कनाल की पनामा की ही है। यूरोप के साथ पंगा लिया हुआ है। तो पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ अमेरिका तो नहीं हो रहा या सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, दुनिया ये देख रही है कि एक अनरिलायबल बड़ी पावर है और अब एक पावर जिसको बहुत से ममालिक नेगेटिवली अगर देखते थे, वो उसको उनको नजर आ रही है कि वो रिलेटिवली रिलायबल है। सो चाइना इज ऑल्सो डूइंग इट्स ओन थिएट्रिक्स कि देखो मैं हूं जो स्टेबल, रिलायबल, डिपेंडेबल प्लेयर है अब इंटरनेशनल सिस्टम में। जो एक रोल अमेरिका पहले प्ले करता था, आप समझ लें बड़े भाई का, इस वक्त जो है चाइना जिन मुल्कों के, जब अमेरिका यूएस एड खत्म करता है तो चाइना उन्हीं मुल्कों को जाके कहता है तुम फिक्र ना करो, मुझे बताओ प्रोजेक्ट कौन सा है। सो देयर इज अ ग्लोबल पॉलिटिक्स गोइंग ऑन हियर। मैं अगर उसको आपके पिछले से मुझे इजाजत दें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, जब हम ट्विटर की या पाकिस्तान से क्या मांगा जाएगा, ट्विटर तो आई थिंक राना साहब इज एग्जैक्टली राइट, आई होप उसको वैसे ही हटा दे, क्योंकि अहमकाना सा एक अमल है, उसका कोई फायदा भी नहीं होता। हर एक ट्विटर इस्तेमाल करता है, या तो उससे कुछ फर्क पड़ गया हो, लेकिन उसको हटाना तो वैसे ही ठीक है। लेकिन मेरा खौफ ये नहीं है कि वो ट्विटर के बारे में क्या कहेंगे या वो आपके अफरीदी जो प्रिजनर्स हैं उसके बारे में क्या कहेंगे। आप देखें, बिहेवियर देखें एक मुल्क का, वो आप इधर, आई होप वी डू नॉट सेंड अ वेरी हाई लेवल डेलीगेशन। आई थिंक मीडियम लेवल जाना चाहिए। अगर हाई लेवल गया और ट्रंप जो है वो कहे अच्छा ये करो यार, वो जो रिको डेक है ना, वो तो जरा भेज दो ना मेरे को, तुम नहीं चला सकते। मैंने गाजा तो लाई लिया, वो भी दे दो जरा मैंने, और ग्रीनलैंड में लाई रहा ना, उधर जो मैं करूंगा ना उसके साथ मिनरल के साथ, वो तुम्हारे भी हो जाएंगे ठीक। और बाय द वे ये जो कश्मीर है उसको तो चलो खत्म करो ना, वो मोदी आया था परसों कह रहा था कि तुम लोग बड़ा तंग करते हो।
सो व्हाट आई एम सेइंग इज ये मजाक लगता है लेकिन इट इज नॉट एट दिस पॉइंट. आप देखिए ना, जब नेतन्याहू जैसा आदमी द फर्स्ट वन हु गोज टू हिम आफ्टर टैरिफ्स थिंकिंग कि वो टैरिफ माफ करा के आएगा, एंड इंस्टेड व्हाट ही हेयर्स इज कि यार तुम जरा वो तुर्की के साथ जो है ना थोड़ा सा इतना तंग न करो ने, या मैं ईरान के साथ बात शुरू करने लगा हूं, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग. थैंक यू आदिल साहब. राना साहब, ये जो आदिल नजम साहब ने जो बात मजाक में की है, क्या ये हकीकत वाली बात तो नहीं है? क्योंकि हुआ हमेशा से ऐसे ही है. और जिस तरीके से अभी जो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में यूएस की रिप्रेजेंटेशन है, और आपको पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएस जो है अपनी एग्जिम बैंक के लिए एक प्रेफर्ड क्रेडिटर का स्टेटस भी पाकिस्तान से मांग रहा है काफी महीनों से, और उसके वो जो ये रेकोडेक का प्रोजेक्ट है उसके लिए लैंडिंग भी करना चाहता है. तो अगर इस किस्म की कोई डिमांड आती है रेकोडेक से रिलेटेड या और कोई स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर, तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा? और मोर इंपॉर्टेंटली हमें लीड कौन करने जा रहा है? क्या ये फैसला हो गया है? नहीं, देखिए अभी तक फैसला, इसमें एक टेक्निकल कमेटी भेजी जा रही है जिसमें प्रॉबेबली सेक्रेटरी कॉमर्स और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो जाएंगे. अभी ये इसकी फाइनल डेट नहीं आई क्योंकि अब वैसे ही 90 दिन का पॉज आ गया है. बहरहाल देखें, सिचुएशन फ्लूइड है और दुरुस्त फरमाया कि अभी कोई ये फाइनल आउटकम है ट्रेड वॉर का क्या आता है या ऊंट किस करवट बैठता है, ये चीज तय होने वाली है. देखिए, पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, हर हाल में करेगा, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर सोवरेन स्टेट है. जैसा भी प्रेशर हो, हमने पहले भी लिया है, आगे भी हम लेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए. हाँ, अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट है और दोनों का फायदा है तो उसके अंदर जरूर जो है वो पाकिस्तान देखेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी भी प्रेशर के अंदर पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करे और थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज उसके ऊपर करे. तो ये दिस विल बी आर. राना एहसान साहब, आपका भी, आदिल नजम साहब आपका भी, आप दोनों ने अपने व्यूज दिए. इसमें जो ओवरऑल अगर आप सूरत हाल को देखें तो मेरा ख्याल हुकूमत पाकिस्तान को शायद ये चाहिए इस वक्त के बजाय किसी एक बड़ी ताकत के, वो ताकत जो कि रिसीड कर रही है उसकी तरफ अपना झुकाव दिखाए. हुकूमत को शायद अभी इस वक्त थोड़ा सा वेट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि चाइना क्या मूव करता है, और अगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा कंसेशंस ऑफर कर देता है अमेरिका को तो हमें उसका बेनिफिट क्या होगा. फ्लूइड सिचुएशन है, राना साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, और जब सिचुएशन फ्लूइड होती है तो उसमें फिर इस किस्म के बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले नहीं लिए जाते. आज के प्रोग्राम से इतना ही. मुझे और कामरान यूसुफ को इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.